तो गुड डे फ्रेंड्स। तो आज हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है स्मार्ट ग्रिड बेसिक्स। ठीक है, तो हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में देखेंगे इस वीडियो में, उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे और कंटिन्यूड लेक्चर्स में हम स्मार्ट ग्रिड को बड़े ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वीडियोज़ में, है ना, एक मोटी मोटी भाषा में समझ आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है स्मार्ट ग्रिड का। लेट्स गो टू फर्दर स्लाइड्स। ठीक है, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड क्या है? तो स्मार्ट ग्रिड दरअसल अगली पीढ़ी की एक ना बिजली व्यवस्था है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम, है ना, और दूसरा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये दो मेजर इश्यूज हैं जो यूज होते हैं और जिससे क्या होता है कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर सभी आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके कई पार्ट्स हैं। जैसे यूसेज में देखें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा, है ना, कंप्लीटली एडवांस्ड सेंसर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, है ना, जिसकी हेल्प से डिजिटल टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बनता है। ठीक है, पावर फ्लो देखने को मिलेगा हमें। पावर फ्लो कहाँ से होगा? जैसे जनरेशन पे जनरेट होगा, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद कंज्यूमर तक आ जाता है। ठीक है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, है ना, जैसे कि सोलर हो गया, जैसे कि वाइंड है ना, तो इसके अलावे और हाइब्रिड भी हो सकते हैं, या जो इसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ये जो भी हो गए हाइब्रिड मॉडल्स हो गए, ये सारे मिलकर रिन्यूएबल, है ना, सोर्स बनाते हैं और उसको हम फिर स्मार्ट ग्रिड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा फ़ायदा क्या है इसमें कि जैसे रिलायबल है ना, मल्टीपल सोर्सेज हो गए ना पावर जनरेशन के। ठीक है, एफिशिएंट हो जाएगा और सस्टेनेबल होगा, ये ना पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो हम स्मार्ट ग्रिड को कैसे समझ सकते हैं कि बेसिकली दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी scheme in which digital technology and communication systems are being used for transmission of power from generation to transmission to distribution and to consumer. ओके, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें कंपेरिजन, जैसे स्मार्ट ग्रिड है, पहले क्या था? ट्रेडिशनल ग्रिड सिस्टम था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ग्रिड सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलता था, कुछ इस तरीके का, है ना, बड़े बड़े टावर्स पे तारें जा रही हैं, जनरेशन सिस्टम, है ना, 400 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, 500 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से तारों के सहारे पावर को ट्रांसमिट किया जाता था। अब भी कमोबेश वही व्यवस्था है, लेकिन अब थोड़ी स्मार्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर पुराने ट्रेडिशनल ग्रिड की हम बात करें हैं तो उसमें पावर फ्लो क्या था? सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता था। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल पावर होता था ट्रेडिशनल में। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, इसका क्या मतलब था कि जनरेशन से सीधे ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कंज्यूमर के पास आता था। ठीक, ओके। अब स्मार्ट ग्रिड में ये चीज़ ख़त्म हो गई। इसमें क्या हो गई? स्मार्ट ग्रिड में बाई डायरेक्शनल हो गई। ठीक है, अब उससे अब चूंकि क्या था कि पावर फ्लो सिर्फ एक ही दिशा में होता था, तो फॉल्ट को ढूंढना मैनुअल था। ठीक है, लॉसेज भी ज़्यादा थे। ठीक है, कंज्यूमर की भूमिका पैसिव थी, यानी बहुत ही सीमित थी। अब स्मार्ट ग्रिड आया तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि पावर और डेटा का फ्लो दो तरफा होने लगा, है ना। एक मिनट। अब उससे फायदा क्या हुआ कि जो मॉनिटरिंग है ना, मॉनिटरिंग और फॉल्ट डिटेक्शन, ये दोनों क्या हुआ? रियल टाइम में होने लगे। रूफटॉप सोलर या इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग, ये सब आसान हो गया। कंज्यूमर जो पैसिव नेचर था अब वो एक्टिव हो गया, है ना, वो पावर को एक्सेप्ट भी करेगा, पावर को ट्रांसमिट भी करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे स्मार्ट ग्रिड के फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स हमने नोट डाउन कर रखा है ना, जैसे कि एक सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा कि जो फॉल्ट है ना वो ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और रिस्टोरेशन टाइम बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑटो फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिस्टोरेशन इज वन ऑफ द सेल्फ हीलिंग फीचर ऑफ स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, दूसरा क्या है? डिमांड रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे लोड बढ़ेगा, ठीक है, लोड घटेगा, किसी टाइम में बढ़ता है, किसी टाइम में घटता है, तो इनका जो डिमांड के हिसाब से सप्लाई होगी ना, इट विल बी मोर कन्वीनियंट। ठीक है,
तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि बहुत से अलग अलग है ना सोर्सेज होंगे, जनरेशन सोर्सेज, जैसे थर्मल हो गया, जैसे न्यूक्लियर हो गया, जैसे हाइड्रो है, गैस है ना, सोलर है, वाइंड है, जियोथर्मल है। ये सारों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, एक ही चैनल पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन विल बी मोर कन्वीनियंट, ठीक है। डिमांड रिस्पॉन्स विल बी मोर कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटिंग है, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा इसमें, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब इसको जैसे जैसे पहला है ना ये सेल्फ हीलिंग, तो सेल्फ हीलिंग क्या है कि फॉल्ट खुद डिटेक्ट होगा और ये स्टोर हो जाता है। डिमांड रिस्पॉन्स की हमने बात कर ली, पीक लोड को मैनेज करना इज द डिमांड रिस्पॉन्स, और ये भी कमो बेस ऑटोमेटिकली ही मैनेज हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने देख लिया, सोलर, वाइंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्टोरेज को ग्रिड से जो जोड़ने का सिस्टम होता है ना, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है क्योंकि सारा डेटा रियल टाइम में है और सबके पास है ना अवेलेबल है, ठीक है। तो यूटिलिटी और कंज्यूमर दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। एफिशिएंसी, अब चूंकि फोरकास्टिंग आसान हो गई है ना, लॉस कम हो गया, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली इनहांस, ठीक है। तो ये क्या है, देज आर द फीचर्स ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ओके। अब इसके जो फायदे हैं ना वो 3 स्तरों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। 3 स्तरों पे कैसे दिखेंगे, जैसे कि एक कंज्यूमर के लिए होगा, दूसरा यूटिलिटी के लिए होगा, और तीसरा क्या होगा, सबके लिए होगा, क्यों, नेशन के लिए होगा, ठीक है। 3 हो गए ना, पहला किसके लिए है, कंज्यूमर्स के लिए है, दूसरा यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, है ना, डिस्कॉम्स कह लें हम, और तीसरा नेशन वाइड। 3 तो हम बारी बारी से देखते हैं। पहले वाले में क्या है ना, अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो इसमें क्या है, पहला तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कंज्यूमर को वो क्या है, फेयर बिलिंग का, है ना। बिलिंग फेयर हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गया, एरर्स एलिमिनेट हो गए, है ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिलिंग सिस्टम फेयर हो गया। अच्छा, जो आउटेज था ना, अब सप्लाई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी तो उससे क्या होता था, आउटेज बढ़ जाता था। अब ये आउटेज का इशू कम हो गया, तो फीवर आउटेज, बिजली कम जाएगी। तीसरा क्या फ़ायदा है, अब ऐप्स दे देती है ना यूटिलिटी आपको पावर मॉनिटरिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने यूजेज को, ठीक है, ओके। यूटिलिटी के लिए क्या फ़ायदा हो गया, पहला तो जो बिजली चोरी होती थी ना, जो चंक था लॉस का, वो कम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉस को रिड्यूस करने में सहूलियत मिल गई। बहुत से एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे सिंगल डिजिट में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज हो गए, ठीक। एफिशिएंट लोड मैनेजमेंट है, जो लोड का मैनेजमेंट है ना, ठीक है। आउटेज फीवर क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोड का मैनेजमेंट क्या हुआ, एफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब है ना, फीवर आउटेज इज लिंक्ड विद द एफिशिएंट लोड मैनेजमेंट। अब क्या है कि हमारे पास डेटा है ना, every second a data is generated. With the help of those data over a period, we can use this data for data driven planning. हम आगे सिस्टम को ऑगमेंट करना है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा है ना वो डिजिटल फॉर्म में और प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, तो रिसोर्स प्लानिंग में हमें हेल्प मिलेगा, ऑगमेंटेशन में हेल्प में चलेगा, है ना, फ्यूचर रेडीनेस में हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो यूटिलिटी का हो गया। अब तीसरा क्या है, नेशन वाइड। नेशन वाइड क्या फ़ायदे होंगे, एक तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ठीक है, हमारा टारगेट क्या था, 50 गीगावाट, ठीक है, अप टू 2030 हमें 50 गीगावाट ऑफ पावर जनरेट करना था रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल में मोस्टली क्या है, मोस्टली सोलर है, कुछ वाइंड है, ठीक है, और कुछ और भी सोर्सेज हैं, जियोथर्मल वगैरह है। तो हमारा ये टारगेट था, ठीक है, ओके। तो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, अब तो लोग घरों पे सोलर रूफटॉप भी लगवा रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्टली ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोलर जो रूफटॉप लगा रहे हैं तो वो जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एक्सेस एनर्जी भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो क्या करेगी, वो हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ना, हम लेस डिपेंडेंट हो गए इम्पोर्ट पे। जो एनर्जी इम्पोर्ट है, अगर हमारे पास अपनी जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी
तो जो एनर्जी चार्जेज हैं जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, क्रूड ऑयल हम बाहर से लाते हैं, वो मिनिमल हो जाएगा ना, वो कम हो जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी पे हमारा खर्चा कम होगा। ठीक है। अच्छा, अब इन सब से क्या होगा, सोलर लगाने से, वाइंड लगाने, चूँकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है ना, जो कार्बन निकल रहा है, जो धुएं निकल रहे हैं ना, वो कम निकलेंगे। तो इको फ्रेंडली भी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। तो ये मल्टीपल फ़ायदे हैं, है ना। ठीक है। तो देज आर द बेनिफिट्स फॉर 3 लेयर। ठीक है। अब उन 3 लेयर्स में कंज्यूमर्स के लिए हमने देख लिया, यूटिलिटी के लिए हमने देख लिया, और नेशन के लिए हमने देख लिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे की राह क्या है। ठीक है। व्हाट इज द रोड अहेड, है ना, वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है। ठीक, अब देखो स्मार्ट ग्रिड को अगर एक लाइन में समझना हो कि व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड, तो हम क्या समझें, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, बेसिकली फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट होम्स। जितने भी हमारे घरों में स्मार्टनेस आ रही है ना, जैसे कि कोई अगर गेस्ट आया तो लाइट ऑन हो गई, है ना, अगर हम घर से बाहर चले जाते हैं तो लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई, है ना, एसी ऑन हो जाता है, एसी ऑफ हो जाता है। ये सारी चीज़ें स्मार्ट होम्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। तो स्मार्ट होम्स बनेंगे, स्मार्ट होम से स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी से स्मार्ट ग्रिड बनेगा, और तीनों ये एक साइकिल की तरह कंप्लीट होंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, स्मार्ट ग्रिड बेसिकली क्या है, फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट होम्स। ओके। अच्छा, अब जो हम नोटिस करेंगे ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है वेरियस स्कीम के थ्रू। ठीक है। और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा टारगेट क्या था कि 30% से इन्हांस करना है अप टू 2030। ठीक है। ये हमारा गवर्नमेंट का टारगेट था। फेमा एक स्कीम भी तो आई थी ना, फेमा 1.0, 2.0। ठीक है। ये टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे तो उसकी चार्जिंग स्टेशंस भी बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इनको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिस्टम के साथ। रिन्यूएबल ऑप्शंस जैसे सोलर रूफटॉप है ना, तो इन्हें भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन का काम क्या है, दिस विल इंक्रीज इन फ्यूचर मोर। ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या है, जो फ्यूचर पावर सेक्टर है ना, उसके लिए एक बैकबोन की तरह है, डिजिटल बैकबोन ऑफ अ फ्यूचर पावर सेक्टर। ठीक है। तो ये हमारा, हम आगे देखेंगे कि भाई रोड अहेड आगे क्या है ना, आगे इस स्कीम को, स्मार्ट ग्रिड को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें वी विल कवर इन नेक्स्ट पार्ट्स। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 में हम देखेंगे स्मार्ट ग्रिड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और पार्ट 3 में हम देखेंगे इंडिया में स्मार्ट ग्रिड का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक है। तो अब हमने आज जो स्मार्ट ग्रिड का बेसिक देखा, और बेसिक में बेसिकली क्या है, हम इसको अगर कम शब्दों में समराइज करें तो स्मार्ट ग्रिड इज नथिंग बट आवर स्मार्ट फ्यूचर, है ना। स्मार्ट ग्रिड क्या है, बेसिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ना, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारे ग्रिड हैं। और जो नॉर्मल कन्वेंशनल ग्रिड है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, केवल पावर जो है ना एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, जैसे कि जनरेशन से ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में। ये कन्वेंशनल ग्रिड है। अब स्मार्ट ग्रिड में बेसिकली क्या है कि ये जो एरो इस डायरेक्शन में आ रही थी ना, अब एक एरो ये दूसरी डायरेक्शन में भी चली जाएगी। ये यूनि डायरेक्शनल था, और अब ये जो स्मार्ट ग्रिड बन गया तो ये क्या है, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। मतलब जनरेशन से ट्रांसमिशन में आ सकती है, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर के पास जा सकती है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन को देगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन को देगा, और ट्रांसमिशन उसको किसी अन्य पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिसिटी को एनालाइज कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है। तो दिस इज द स्मार्ट ग्रिड। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल ग्रिड इज यूनि डायरेक्शनल, स्मार्ट ग्रिड इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है।
आई एम एक्सपेक्टिंग दैट स्मार्ट ग्रिड डेफिनेशन हैज़ बिन नाउ क्लियर टू यू। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कंपोनेंट्स, इसके एडिट स्टेटस और भी जो रिलेटेड डेटाज हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।